मैं विक्रम सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन रसायन विज्ञान का पार्ट 5 पढ़ेंगे। हमने 4 पार्ट में पढ़ा कि एल्किल हैलाइडों के बनाने की सामान्य विधियां, और 5वें पार्ट में आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण, मतलब एल्किल हैलाइड में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। तो भौतिक गुण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज रंग, गंध, अवस्था, विलेयता और गलनांक व क्वथनांक। ये 5 पॉइंट अपन बारी बारी से आज एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण में डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं रंग। तो पहला है रंग। रंग में क्या होता है? शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, परंतु एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में पीले पड़ जाते हैं। तो पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं रंग। और शुद्ध अवस्था में सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता। परंतु एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में पीले पड़ जाते हैं। परंतु जैसे प्रकाश की उपस्थिति होगी, मतलब प्रकाश के अंदर एल्किल आयोडाइड व एल्किल ब्रोमाइड को रखा जाएगा, तो ये पीले रंग के दिखाई देते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं गंध। दूसरा टॉपिक है पॉइंट अपना गंध। तो सभी एल्किल हैलाइडें या अधिकांश, समझ लीजिए, अधिकांश एल्किल हैलाइडें मधुर गंध वाली होती हैं। मधुर गंध वाले होते हैं। गंध में गैस अधिकांश एल्किल हैलाइडें मधुर गंध वाली होती हैं, मतलब लगभग जो एल्किल हैलाइडें होंगी उनकी गंध कैसी होगी, उनकी स्मेल कैसी होगी? स्वीट होगी, मधुर होगी। थर्ड अपन पढ़ते हैं अवस्था। अवस्था क्या होती है? तो अवस्था क्या होती है? CH3Cl, CH3Br व C2H5Cl द्रव अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में होते हैं। जबकि CH3I व अन्य एल्किल हैलाइडें द्रव व ठोस अवस्था में होती हैं। मतलब क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और क्लोरोएथेन क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होते हैं। सॉरी, यहाँ पे तरफ गलती से लिखा गया, गैसीय अवस्था में होते हैं। मतलब क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और क्लोरोएथेन तीनों क्या होते हैं? गैसीय अवस्था में होती हैं। जबकि आयोडोमेथेन जो है वो क्या होती है? आयोडोमेथेन और अन्य एल्किल हैलाइडें द्रव व ठोस अवस्था में होती हैं। यहाँ पे आयोडोमेथेन तो आपको समझ में आ गया होगा। अन्य एल्किल हैलाइडें द्रव व ठोस अवस्था में होती हैं। अन्य एल्किल हैलाइडें कौन सी होती हैं? जैसे हम एग्जांपल लें C3H7Br, तो ये क्या होगी? द्रव अवस्था में होगी। मतलब जैसे जैसे कार्बन की लंबी श्रृंखला बढ़ती जाएगी, द्रव से ठोस, तो मतलब जैसे जैसे कार्बन की लंबी श्रृंखला बढ़ती जाती है, इनकी अवस्था भी बदलती जाती है। तो ये थे अपने 3 पॉइंट, रंग, गंध, अवस्था। और अपन अब 4th नंबर पॉइंट पढ़ेंगे विलेयता।
क्या पढ़ेंगे, विलेयता। 4 नंबर पॉइंट अपना विलेयता। विलेयता क्या होती है? सभी एल्किल हैलाइडें क्या होती हैं? सभी एल्किल हैलाइडें ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं, ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। ये जल में अघुलनशील, जल में अघुलनशील, जबकि अल्कोहल, ईथर व बेंजीन में घुलनशील होती है। फोर्थ पॉइंट अपना विलेयता। सभी एल्किल हैलाइडें ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। हमें पता है कि इसमें क्या होता है, हमें पता है कि एल्किल हैलाइडें क्या होती हैं, आर अक्ष, अक्ष के -I प्रभाव के कारण ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं, तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। लेकिन ध्रुवीय प्रकृति के होने के बावजूद भी ये जल में घुलनशील होती है, जबकि जल भी क्या होता है, ध्रुवीय होता है, और ध्रुवीय का ध्रुवीय में घुलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये ध्रुवीय होके भी जल में घुलनशील नहीं होती। इसका एक कारण है कि ये जो जल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ये नहीं बना पाती। मतलब ये यहां से ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, लेकिन ये एल्किल हैलाइड है, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इस एल्किल हैलाइड के इस बंध के टूटने के बाद इतनी ऊर्जा इसके पास होगी नहीं कि ये हाइड्रोजन बंध बना सके। मतलब इस बंध के टूटने के बाद इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती जिससे कि ये एल्किल हैलाइड हाइड्रोजन बंध बना सके जल में। तो इसीलिए जल में क्या होती हैं, अघुलनशील होती हैं, जबकि अल्कोहल, ईथर और बेंजीन जो कि क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं। कौन से होते हैं? ये जो अल्कोहल, ईथर और ये जो है, ये क्या है, कार्बनिक विलायक है। तो ये कार्बनिक विलायकों में विलयशील होती है, कार्बनिक विलायक में विलयशील होती है, जबकि जल में विलयशील नहीं होती। नेक्स्ट अपना गलनांक व क्वथनांक। तो ये पढ़ते हैं कि इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है। तो लगभग गैस में होती है, तो क्वथनांक देखते हैं। तो सभी एल्किल हैलाइडें क्या होती हैं, ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं, ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। अतः इनके क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होते हैं, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ते हैं। अब सभी एल्किल हैलाइडें क्या होती हैं, ध्रुवीय प्रकृति की होती है, और इनके क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अलग होते हैं, मतलब अधिक होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं संगत हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें CH3Cl का या CH3Br का या CH3I का, तो ये जो एल्किल हैलाइडें होती हैं, ये किनसे बनी होती हैं? हमने पढ़ा था मैथेन से, क्योंकि मैथेन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवाया था हमने। फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी एल्केन से, तो एल्केन से हमने इनका बनाया था। तो इनके पेरेंट जो हैं, मतलब जनक कौन है इनका, व्युत्पन्न पत्ती में पढ़ा था, व्युत्पन्न माने जाते हैं। तो किसका व्युत्पन्न है? मैथेन का।
तो मैथेन के जो क्वथनांक होंगे, मैथेन के जो क्वथनांक है वो क्या होंगे, कम होंगे, जबकि इनसे बने एल्किल हैलाइड क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे, इसलिए इनके क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होते हैं। यहां तक समझ में आया। उसके बाद पढ़ते हैं कि इन जबकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे इनके क्वथनांक भी बढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी CH3C6H5Cl या C3H7Cl, तो जैसे जैसे ये कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी इनके अणुभार बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाएंगे, इनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर हाइड्रोकार्बन समान हो परंतु हैलोजन परमाणु भिन्न हो तो क्वथनांक का क्रम निम्न होगा। क्वथनांक का क्रम निम्न होगा। जैसे CH3F, फिर इससे बड़ा कौन होगा, CH3Cl, इससे बड़ा CH3Br और इससे CH3I। क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आकार बढ़ेगा तो अणुभार, मतलब कहने का मतलब यही है, जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे तो इनका अणुभार बढ़ता है, और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसीलिए फ्लोरोमेथेन के क्वथनांक सबसे कम होते हैं, जबकि आयोडोमेथेन के क्वथनांक सबसे अधिक होते हैं। अब नेक्स्ट इसी में गलनांक को क्वथनांक में पढ़ रहे हैं अपन, तो गलनांक व क्वथनांक के अंतर्गत एक पॉइंट और पढ़ेंगे, गलनांक व क्वथनांक। अब देखिए, साखित एल्किल हैलाइडों से असाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक अधिक होते हैं। मतलब असाखित एल्किल हैलाइडों से असाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। मतलब अपन 3 प्रकार के लेते हैं। जैसे पहला अपन ने लिया CH3 CH2 CH2Cl N क्लोरो, चलो और लेते हैं इसको CH2 CH2Cl 1 क्लोरो ब्यूटेन। ये है सीधी कार्बन श्रृंखला, मतलब इसकी कोई शाखा नहीं है। जबकि दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH2Cl और CH3, इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इसका नाम होगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन CH3Cl, क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो पहले इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं। साखित एल्किल हैलाइडों से असाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक अधिक होते हैं। तो देखिए ये क्या थी, असाखित, ये साखित, और इसमें एक शाखा जबकि इसमें 2 शाखा। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसके होंगे, इसके।
उसके बाद इसके, और उसके बाद सबसे लास्ट इसके, मतलब इसके क्वथनांक सबसे कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें एक फैक्टर काम करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसके क्वथनांक भी उतने ही ज्यादा होंगे, उसके क्वथनांक भी उतने ही ज्यादा होंगे। जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा उसके क्वथनांक भी उतने ज्यादा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ज्यादा है, जबकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, जबकि इसका और भी कम है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसके गलनांक क्वथनांक भी उतने ही ज्यादा होंगे, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना कम होगा उसके क्वथनांक भी उतने ही कम होंगे। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट अपना, एल्किल आयोडाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होती है, जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में आयोडीन गैस देती है, आयोडीन गैस देती है। मतलब एल्किल, जो एल्किल आयोडाइड है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक गुण होते हैं, इसके कारण आसानी से आयन दे देता है, और उसी कारण सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और प्रकाश की उपस्थिति में आयोडीन गैस रहता है। जैसे एल्किल आयोडाइड में प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे 2 लगाइए, एल्केन बन जाएगी, क्या एल्केन प्लस I2, जैसे कि CH3I प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएंगे, CH3 प्लस I2, ये क्या होगी, एथेन, और ये आयोडीन गैस। तो ये थे अपने एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुण, कि एल्किल हैलाइड कौन कौन से रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो पहला इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं। दूसरी ये विलोपन अभिक्रिया भी प्रदर्शित करती हैं, और तीसरी धातुओं के साथ भी एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करते हैं, और फोर्थ है अपचयन अभिक्रिया, मतलब ये अपचयित होकर अपचयित भी होते हैं। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होती है। तो एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति की होती है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अतः अक्ष के, मतलब हैलोजन के -I प्रभाव के कारण, -I प्रभाव के कारण R पर, एल्केन पर आंशिक धनावेश, जबकि हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश, आ जाता है, तथा जिसके कारण प्रबल नाभिक स्नेही कार्बोकेटायन पर आक्रमण कर उत्पाद का निर्माण करता है,
स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। दोबारा समझिए एक बार। एल्किल हैलाइड क्या होती है? ध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। इसी कारण मतलब ध्रुवीय प्रकृति की होती है, अतः हैलोजन के -I प्रभाव के कारण। हैलोजन कौन सा? मतलब अगर एल्किल हैलाइड अगर हम देखें तो एल्किल हैलाइड में इसका क्या होगा? विद्युत ऋणता अक्ष की हैलोजन की ज्यादा होगी, जिसके कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित होंगे तो ये -I प्रभाव शो करेगा, जबकि ये +I प्रभाव शो करता है। तो -I प्रभाव के कारण R पर आंशिक धन आवेश, जबकि अब हैलोजन पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण परबल नाभिक स्नेही कार्बोकेटायन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है, जिसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके -I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन इधर भी स्थापित हो जाते हैं और एक नया न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? एक नाभिक स्नेही आता है और ये इस पे क्या करेगा? RH पर आक्रमण करके RNU उत्पाद बनेगा और हैलोजन परमाणु बाहर निकल जाएंगे। तो यही इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सेकंड है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये द्विअणुक एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसको SN1 बोलते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया उसको SN2 बोलते हैं। यहाँ S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक को हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही। इसीलिए एक अणुक है तो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं, जबकि दूसरे को इसमें द्विअणुक है, इसलिए इसको SN2 मतलब द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम पहला पढ़ेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसके पढ़ते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। 2 पदों में होती है, मतलब पूरी जो अभिक्रिया है उसके कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। 2 पदों में संपन्न होगी। सेकंड पॉइंट है प्रथम पद में एल्किल हैलाइड के विस्मांस विखंडन द्वारा कार्बोकेटायन व हैलाइड आयन का निर्माण होता है। प्रथम पद मंद गति से होता है। अतः यह पद वेग निर्धारक पद होता है। पहला हमने पढ़ा यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है।
दो पदों में मतलब इसके दो पद होंगे, दो पदों में संपन्न होगी। इसका प्रथम पद है वो आरक्स मतलब एल्किल हैलाइड का विस्मांश विखंडन होगा। और विस्मांश विखंडन क्यों होगा? क्योंकि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु द्वारा -I प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित हो जाएंगे, जिससे इस पर आंशिक धन आवेश और इन पर आंशिक ऋण आवेश आने के कारण ये विस्मांश विखंडन होता है। विस्मांश विखंडन द्वारा कार्बोकेटायन व हैलाइड आयन, हैलाइड आयन क्या होता है? अक्स माइनस कार्बोकेटायन व हैलाइड आयन का निर्माण होता है। और प्रथम पद मंद गति से होता है, अतः यही पद क्या होता है? वेग निर्धारक पद होता है। अगर हम बात करें इसकी आर अक्स की, और ये क्या होगा? मंद गति से होगा, मंद गति से। और फर्स्ट स्टेप मतलब प्रथम पद है, तो फर्स्ट स्टेप है। और ये क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित होंगे और विस्मांश विखंडन द्वारा क्या बनेगा? कार्बोकेटायन व हैलाइड आयन, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। और ये क्या है? हैलाइड आयन। तो कार्बोकेटायन व हैलाइड आयनों का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या होगा? थर्ड नंबर प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है, एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त होता है। अतः अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल होगी एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। देखिए थर्ड पॉइंट क्या अपना? प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त होता है, मतलब एल्किल हैलाइड ही अपन यूज करते हैं। अतः अभिक्रिया की दर क्या होगी? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अतः अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। और एल्किल हैलाइड केवल कितना? एक अणु उपयोग में लिया जाता है, एक अणु ही उपयोग में लिया जाता है। अतः इसे एकल अणु अभिक्रिया, एकल अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN1 अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? SN1 अभिक्रिया कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसको SN1 अभिक्रिया। फिर नंबर 4 पॉइंट अपना, 4 नंबर पॉइंट में क्या होगा? द्वितीय पद में कार्बोकेटायन पर प्रबल नाभिक इसने आक्रमणकारी नाभिक स्नेही आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। यह पद प्रथम पद की तुलना में तीव्र गति से होता है। क्या हुआ? फर्स्ट हमने पहला पद किया, उसमें हमने क्या बनाया? कार्बोकेटायन बनाया। और देखिए फर्स्ट में हमने क्या किया? यहां से ये क्या होता था? मंद गति से होता था। और फर्स्ट स्टेप थी इसकी, ये पहला पद था।
और क्या बनाया हमने, कार्बोकेटायन प्लस हैलाइड आयन। अब क्या सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन है इससे कौन आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, आक्रमणकारी अभिकर्मक, और वो इस पे अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में। और ये क्या होगी, तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से, और सेकेंड स्टेप होगी, और फिर उत्पाद बनाएगा। तो ये था उत्पाद, तो उत्पाद बनाता, लेकिन यह जो सेकंड पद है वो फर्स्ट, जो सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप की तुलना में तीव्र गति से होती है, तो वेग निर्धारक पद नहीं होती। ये था अपना फोर्थ पॉइंट। अब फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभिक्रिया के प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में कार्बोकेटायन, प्रथम पद के अंत में मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। अतः कार्बोकेटायन, अतः कार्बोकेटायन जितना स्थायी होगा, जितना स्थायी होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। मतलब प्रथम पद हमने बनाया था तो उसमें कार्बोकेटायन बनाया था, तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्थायी बनेगा अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। अगर मैं अभिक्रिया कार्बोकेटायन के स्थायित्व का क्रम, तो कार्बोकेटायन का स्थायित्व का क्रम क्या होता है, कार्बोकेटायन देखिए CH3+, दूसरा अगर हम एग्जांपल लें तो CH3 CH2+, थर्ड अपन ले CH3 CH+ CH3, फोर्थ अपन ले CH3 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 C+। तो कार्बोकेटायन की स्थायित्व अगर हम देखिए, ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये कितना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये कितना है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन की स्थायित्व अगर हम पहले पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटायन की स्थायित्व क्या होगा 3 डिग्री सबसे अधिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ये, मतलब ये अगर इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, ये होगा। अगर हम 3 डिग्री के साथ अगर SN1 रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे अधिक या सबसे उसकी दर उतनी ही, मतलब सबसे पहले कौन बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे जल्दी संपन्न होगी। अब क्या है, अगर हैलोजन परमाणु समान हो, अगर हैलोजन परमाणु समान हो, अगर हैलोजन परमाणु समान हो तो स्थायित्व का क्रम निम्न होगा, स्थायित्व का क्रम निम्न होगा। देखिए अगर हम बात करें हैलोजन परमाणु क्या ले रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं अब की बार, तो यहाँ पे चलो Cl लेते हैं, CH3 CH2 Cl, फिर CH3 CH Cl CH3, और नेक्स्ट CH3 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 Cl। तो इनके स्थायित्व का क्रम क्या होगा, सबसे अधिक ये स्थायी होगा, उसके बाद ये, उसके बाद, मतलब इसकी अभिक्रिया हम किसी भी नाभिक स्नेह के साथ करवाएंगे तो ये सबसे पहले संपन्न होगी, उसके बाद ये इसके साथ, उसके बाद इसके साथ, और सबसे लास्ट इसके साथ। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट। अंतः एक अणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया किया हम, और अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना देखिए, कार्बोकेटायन
कार्बोकेटायन समतलीय होता है, मतलब उसकी आकृति क्या होती है, समतलीय। कार्बोकेटायन समतलीय होता है, जिससे आक्रमणकारी नाभिक स्नेही निकलने वाले नाभिक स्नेही की दिशा में या फिर विपरीत दिशा में जुड़ता है, विपरीत दिशा में जुड़ सकता है, जिससे बनने वाला उत्पाद रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए, कार्बोकेटायन समतलीय होता है, जिससे आक्रमणकारी नाभिक स्नेही या तो निकलने वाले नाभिक स्नेही की दिशा में या फिर उसकी विपरीत दिशा में जुड़ सकता है, जिससे बनने वाला उत्पाद क्या होता है, रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, CH3Cl एल्किल हैलाइड लेते हैं। अब एल्किल हैलाइड की संरचना क्या होती है, ClCH, मतलब इस एल्किल हैलाइड की अगर हम संरचना देखें तो क्या होगा, Cl, H और H, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर इसमें से यहां से ये निकल के हमारे पास क्या बनता है, CH3 प्लस Cl माइनस, तो ये जो कार्बोकेटायन इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर ये होगी प्लानर स्ट्रक्चर होती है। प्लानर स्ट्रक्चर होती है इसकी, एक ये ऑर्बिट खाली होती है, एक ये ऑर्बिट खाली होती है। तो ये ऑर्बिट्स खाली होने के कारण या तो आक्रमणकारी नाभिक इसने या तो इधर जुड़ेगा या फिर इसके नीचे की साइड जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक नोटबुक है, इसको अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सी एक सी यहाँ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब जहां से मतलब जो आक्रमणकारी या विकर्मक आएगा वो या तो या इसके फेस में इधर जुड़े, मतलब ऐसे जुड़े, या फिर इसके पिछली साइड में ऐसे जुड़ेगा। जबकि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये समतलीय है। जैसे बुक है वैसे ही वो समतलीय स्ट्रक्चर की होती है। कौन, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन जैसे ही समतलीय स्ट्रक्चर की होने के कारण जो नाभिक स्नेही है, जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, या तो वो इसके फेस में जुड़ेगा या फिर पीछे जुड़ेगा, जिससे बनने वाला उत्पाद क्या होता है, मिश्रण के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रेसिमिक मिश्रण क्या होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लें, जैसे CH3Cl है और कोई भी एक नाभिक CH3X है मान लेते हैं, और एक नाभिक इसमें ही है CH3Cl नाभिक इसमें ही इस पर आक्रमण करेगा, तो ये दो तरीके से कर सकता है। या तो CH3, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इसकी, तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसकी, या तो इसकी फ्रंट साइड में यहाँ, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि CH3NU बनाएगा, या फिर सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, NuCH3। मतलब यह इसके आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ दोनों, बैक साइड मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ ये आक्रमण इस पे कर सकता है और अपना उत्पाद बना लेता है। जैसे अगर ये किए बनाए तो क्या होगा, रिटेंशन, मतलब जैसे कि जैसे बनाए तो रिटेन किया और इसको क्या किया, अगर उल्टा बनाया तो क्या किया, इन्वर्स किया। तो यही होता है रेसिमिक मिश्रण। तो रेसिमिक मिश्रण हमें प्राप्त होता है।
नेक्स्ट एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड व जलीय KOH के एग्जांपल द्वारा हम समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, KOH है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वो किस माध्यम में लिया हुआ है, जलीय माध्यम में लिया हुआ है। और इसका क्या होगा, आयनीकरण। आयनीकरण क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है क्षार को, ये क्षारित क्षार को जब जल में डालेंगे तो OH माइनस आयन देता है, तो ये किसमें टूट जाएगा, K प्लस हुआ OH माइनस में आयनित हो जाएगा। अब फर्स्टली क्या आएगा, जो तृतीयक है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड आता है और इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, मंद गति से होगी। फर्स्ट स्टेप मंद गति से होगी और क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन का निर्माण करता है। कार्बोकेटायन का निर्माण ये कर लेगा, प्लस में Cl माइनस आयन जो है वो बाहर निकल जाएंगे, मतलब यहां से इसका विस्मांश विखंडन होगा और कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमने क्या किया, दोबारा से लिखते हैं इसको कंप्लीट। KOH का क्या हुआ, जलीय माध्यम में लिया हुआ है, इसका क्या हुआ, आयनीकरण हुआ और आयनीकरण होके क्या बन जाएगा, K प्लस प्लस OH माइनस, K प्लस प्लस OH माइनस। फिर क्या हुआ, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड आया और इसके विस्मांश विखंडन से फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो CH3 CH3 प्लस प्लस Cl माइनस, क्लोरीन जो आयन है वो बाहर निकल जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन जो है, कार्बोकेटायन हमारे पास जो बना है उस पर कौन आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही इसमें यही है, तो ये नाभिक स्नेही इस पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके, मतलब ये कौन सी स्टेप है, सेकेंड स्टेप है और ये क्या होगी, तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से होगी और आक्रमण करके एक बार तो प्रोडक्ट, मतलब हमें मिश्रण प्राप्त होता है, रेसेमिक मिश्रण। मतलब ये OH इधर भी जुड़ सकता है, मतलब इस पे देखिए कार्बोकेटायन इधर था, मतलब जो नाभिक स्नेही इस साइड में तो जुड़ा था, तो एक बार तो ये जो नाभिक स्नेही है वो निकलने वाले नाभिक स्नेही की दिशा में भी जुड़ सकता है और उसके विपरीत दिशा में भी जुड़ सकता है, उसके विपरीत दिशा में भी जुड़ सकता है। तो ये जो है, ये जो इसने देखिए जैसे का जैसे हमने लिया था, जिधर से नाभिक स्नेही निकला उधर ही नाभिक स्नेही जुड़ा। इसका मतलब इसने अपनी पोजीशन को क्या किया, रिटेन किया। क्या किया, रिटेन किया और ये इसके विपरीत दिशा में जुड़ा। विपरीत मतलब उल्टा, तो इसने इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, इनवर्स किया। क्या किया, इनवर्स किया और इस RS के मिश्रण को क्या कहते हैं, रेसेमिक मिश्रण। इस दोनों को क्या कहते हैं, रेसेमिक मिक्सचर, यही है रेसेमिक मिश्रण। तो ये था अपना। और अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर किस पे डिपेंड करेगी, हमने फर्स्ट में क्या किया था, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता, दोबारा से अच्छे से लिखता हूं, मतलब अभिक्रिया की दर किस पर डिपेंड करेगी। हमने फर्स्ट में क्या यूज किया था, CH3 होल थ्राइस CCl, ये क्या था, एक था, इसीलिए इसकी अभिक्रिया की अभिक्रिया की दर इस तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करेगी। अब संपूर्ण अभिक्रिया को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं। पहले हमने क्या लिया, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्लस उसकी अभिक्रिया किससे करवाई, KOH, और KOH कौन सा था, जलीय माध्यम में लिया हुआ था। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, CH3 OH प्लस KCl।
संपूर्ण अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, एकल अणुक अभिक्रिया में याद रखना, जलीय माध्यम में या तो मिलेगा या तो किसमें मिलेगा, कोई भी नाभिक नहीं, जलीय माध्यम में या फिर अल्कोहलिक माध्यम में। जब भी आपको अल्कोहलिक माध्यम में या जलीय माध्यम में अभिक्रिया करवाई जाए तो किसमें होगी, SN1 रिएक्शन ही होगी। इन जलीय माध्यम और अल्कोहलिक माध्यम के अलावा अगर किसी माध्यम में दिया जाए तो वो SN2 में होगी, लेकिन ये दो तो जब भी इन माध्यम में दिया जाएगी तो SN1 रिएक्शन ही होगी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में।